अगर आप भी ये सोच रहे हैं 500 या 1000 एसआईपी कितने अमाउंट से स्टार्ट की जाए, तो जरा रुको, क्योंकि आप अमाउंट से पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मिस कर रहे हो, जिसके बारे में आप शायद नॉलेज नहीं ले पा रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो ये कह सकते हैं कि एसआईपी का बेस हो सकती है। अगर आपने कहीं ना कहीं वो चीज़ें स्किप की या मिस की, तो आपको इन फ्यूचर फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा, भले ही आपने 1000 रुपए की एसआईपी क्यों ना की हो। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है वो है एसआईपी क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है या ईएमआई। कुछ लोग क्या होते हैं, वो एसआईपी स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन वो इसको एक ईएमआई की तरह फिर कुछ टाइम बाद कंसिडर करने लगते हैं। जबकि एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी आपको म्यूचुअल फंड में हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट जो भी आपने डिसाइड किया है, 500 या 1000, 1500, 2000, वो देना पड़ता है, यानी निवेश करना पड़ता है जब तक आपने वो अपना एक टाइम पीरियड क्रिएट किया है, 4 साल, 5 साल, 6 साल या 10 साल। अब यहाँ पर लोगों को लगता है कि मैं हर महीने पैसे दे रहा हूँ लेकिन मेरे को कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है, तो ये तो मेरी एक तरह से ईएमआई हो गई। लेकिन यहाँ पर आप रिटर्न के शॉर्टकट को भूल जाओ, क्योंकि ये आपकी ईएमआई नहीं बल्कि आपकी इन्वेस्टमेंट ही है। लेकिन यहाँ पर पेशेंस का गेम है, और इसी चीज से हमारा दूसरा पॉइंट निकल कर आता है, टाइम इक्वल टू मोर रिटर्न। यानी इसका सिंपल सा मतलब है ज्यादा टाइम इक्वल टू ज्यादा मुनाफा। अब चाहे आप एसआईपी 500 रुपए से स्टार्ट कर रहे हो या 5000 मंथली स्टार्ट कर रहे हो, वो फर्क नहीं है, फर्क है टाइम का। एग्जाम्पल से समझो, 5 ईयर वर्सेस 20 ईयर्स, सीधा ही डिफरेंस आ गया है 10x का। तो इसलिए अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो इसलिए जल्दी स्टार्ट करो, भले ही छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट को टाइम दोगे, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट उसी हिसाब से काम करेगा, और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं फिर ग्रो होगा। सो टाइम कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो मैं अगर एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करूँ तो मान लेते हैं आपने सिर्फ 500 रुपये मंथली एसआईपी स्टार्ट की 30 सालों के लिए, क्योंकि हम टाइम को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसलिए जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा है, 30 साल। और आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 12% का रिटर्न मिल रहा है हर साल, जो कि पॉसिबल है। यहाँ पर वो 15 से 18 भी दे सकते हैं, हम सिर्फ एवरेज ले रहे हैं 12%। तो इस अकॉर्डिंग आपके पास 30 साल बाद 17 लाख के आसपास पैसे होंगे। तो यहाँ पर अमाउंट छोटा था, आप इसको बड़ा भी कर सकते हो। मैंने आपको सिर्फ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट और टाइम की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए 30 साल का टाइम पीरियड लिया और अमाउंट छोटा। अगर ये अमाउंट 500 की जगह 5000 होते तो शायद 17 लाख की जगह पैसा बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादा टाइम इक्वल टू ज्यादा रिटर्न। नेक्स्ट यहाँ पर है मार्केट पोजिशन। अब मार्केट दो तरह से होती है, कभी बढ़ती है कभी गिरती है, और ये यूनिवर्सल लॉ है। अगर मार्केट बढ़ रही है तो वो गिरेगा भी, और अगर मार्केट गिर रही है तो वो बढ़ेगा भी। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि लोग जब मार्केट बढ़ रही होती है वो ये सोचते हैं कि मार्केट अच्छी पोजीशन में है, मैं इसको एसआईपी को कंटिन्यू करूंगा। लेकिन जैसे ही मार्केट गिरती है लोग अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं, ये सोच के कि मार्केट लॉस में जा रही है और मेरा पैसा भी डूब जाएगा। लेकिन यहीं पर वो जो एक बोलते हैं ना फाइनेंशियल नॉलेज, उसका गैप क्रिएट हो जाता है। जिन लोगों को पता है कि गिरती हुई मार्केट में हमारे को इन्वेस्टमेंट करना कितना बेनिफिशियल होता है, वो जब मार्केट गिर रही होती है और पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और वही लोग जिनका सिर्फ नॉर्मल सा माइंडसेट होता है, वो ये सोचते हैं कि मार्केट जब पॉजिटिव सिचुएशन में या बढ़ रही है तो ये हमारे को प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है। सो एसआईपी आपको चालू रखनी है, चाहे मार्केट गिरे या क्रैश ही क्यों ना हो जाए एक तरह से, क्योंकि जितना मार्केट गिरता जाएगा आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें जो आपको यूनिट्स मिल रही है वो फिर ज्यादा मिलेगी, यानी एक तरह से सस्ती मिलेगी। जब मार्केट बढ़ रही होती है तो फॉर एग्जाम्पल आपको 500 रुपए पर 10 यूनिट मिल रही है, अब मार्केट गिर रही है तो उसी 500 रुपए पे आपको शायद 10 की बजाय 20 यूनिट मिले। तो ये चीज आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, और यही चीज फ्यूचर में आपको प्रॉफिट कमा कर देगी। तो इसलिए चाहे मार्केट गिर क्यों ना रहा हो, अपनी एसआईपी बंद मत करना, क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा फायदा होगा। सो नेक्स्ट यहाँ पर है रैंडम फंड्स। अब फंड सिलेक्ट करने का हमारे पास दो तरीके के ऑप्शन होते हैं। एक, रैंडमली कोई भी फंड उठा लेना जिसकी मार्केट में हाइप बनी हुई है या लोगों से टिप मिल गई, और दूसरा, अपने बेसिस पर अपने अकॉर्डिंग अपने गोल्स को ध्यान में रखते हुए रिसर्च करने के बाद फंड सिलेक्ट करना। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आपने अच्छे से रिसर्च करने के बाद फंड सिलेक्ट किया वो आपको फ्यूचर में ज्यादा रिटर्न देगा। क्योंकि ऐसा इसलिए आपने वो फंड अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया है जो आपकी लाइफ के ड्रीम्स है, गोल्स है, या जिस ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए आपने उस फंड में निवेश करना स्टार्ट किया है, तो इसलिए वो ज्यादा आपको बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए कोई स्कीम कितने % का रिटर्न दे रही है ज्यादा, वो देखकर फंड को सिलेक्ट मत करना। इसको ही बोलते हैं रैंडम फंड सिलेक्ट करना, जब हम सिर्फ रिटर्न को देखकर फंड सिलेक्ट करते हैं। इसके बजाय आपको सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें
उसका ऑब्जेक्ट देखना चाहिए, उस फंड का क्या ऑब्जेक्ट है। जैसे आपका क्या ऑब्जेक्ट है वो चीज़ आपने देखी, वैसे देखिए फंड का क्या ऑब्जेक्ट है, उसका रिस्क लेवल कैसा है, उसने कैसे परफॉर्मेंस की है, उसका एग्जिट लोड कैसा है, उसका यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो कितना है, और जो उसके फंड मैनेजर्स है वो कौन है। ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं आप, और ये सारी चीज़ें आप ग्रो अप स्टॉक पर जाकर इजीली चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको भी कुछ भी नहीं पता और आप जस्ट अभी स्टार्ट करना चाहते हैं और साथ ही साथ सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, आप डायरेक्ट प्लान प्लस ग्रोथ ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पर आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हो और ये आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में अच्छा रिटर्न देगा। और पांचवी चीज, गोल्ड बेस्ड एसआईपी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप किसी फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो आप रैंडमली स्टार्ट नहीं करते, आपके कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी आपके कुछ गोल होते हैं। जैसे लास्ट पॉइंट में बताया, उन चीजों को आप ध्यान में रखते हो कि हाँ मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया और ये मैं इससे ये चीज पूरी करूंगा। फॉर एग्जांपल 2 साल बाद आपकी शादी है, आपने सोचा है कि मेरे को घूमने जाना है और 2 लाख रुपए मेरे पास होने चाहिए, तो आप आज बैठेंगे और अच्छे से रिसर्च वगैरह करके एक फंड सिलेक्ट करेंगे और फिर उस गोल को ध्यान में रखते हुए आप मंथली बेसिस पर वो अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे जो आपको 2 लाख तक पहुंचने में मदद करेगा। सो जब आपके पास इस तरह का कोई गोल होगा तब आप सीरियस होगे, फिर आप मंथली बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसको ब्रेक नहीं करेंगे, चाहे मार्केट क्यों ना गिरे। ठीक वैसे ही अगर आपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, आप चाहते हो मेरे पास, जैसे मैंने आपको बताया 17 लाख रुपए हो सकते थे अगर आप 30 साल के लिए 500 रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं। ठीक वैसे ही अगर आपको चाहिए कि मेरे पास 30 लाख रुपए होने चाहिए जब मैं 50-60 साल का हूं, तो फिर उस हिसाब से आपको आज से प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये थे कुछ एक पॉइंट जो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है अमाउंट डिसाइड करने से पहले। सो अब यहाँ पे ये जो चीजें मैंने आपको बताई ये फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरह से कह सकते हैं आप बेस है। अगर ये चीज आपको नहीं पता तो फ्यूचर में आपको लॉस हो सकता है, भले ही आपने कितने ही हाई रिटर्न वाला फंड क्यों ना सिलेक्ट किया हो। और अब जब आपने एक बार फंड कोई सिलेक्ट कर लिया है तो पूरे साल तक उसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। 30 साल का एग्जांपल जैसे मैंने दिया था, तो 30 साल तक उसी फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, भले ही वो अगर बीते 5 सालों में खराब परफॉर्मेंस दे रहा है। यहाँ पर आपने एडजस्टमेंट करनी है। अगर वो फंड आपके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, आपके गोल के अकॉर्डिंग रिटर्न नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर टाइम आ चुका है उस फंड से स्विच करने का किसी अदर फंड में जो आपके गोल को पूरा करने में मदद करे। तो इसलिए एडजस्टमेंट्स आर ऑलवेज देयर, ये चीज़ अपने दिमाग में रखना और इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।